अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 606 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ आज मौजूद हैं इमरान वसीम। इनसे बात करेंगे जो बड़ी डेवलपमेंट्स आज दो हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जो इतराज़ात थे वो मुस्तरद हो गए और उनको तफसीली शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। 4/1 के तनासुब से ये नोटिस जारी हुआ है। दूसरा मामला है साइफर केस का, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर नोटिस जारी हुए हैं वफाकी हुकूमत को, सेक्रेटरी दाखिला को, FIA को और दीगर जो सरकारी इसमें फरीकैन थे उनको। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। इमरान वसीम साहब बताइएगा, ये शो कॉज नोटिस पहले तो 3-2 से मुखालफत हुई थी, इस दफ़ा 4/1 है, तनासुब कम नहीं होता जा रहा? नकवी साहब के गिर्द लगता है कुछ ज़रा शिकंजा टाइट हो रहा है, क्या कहेंगे? उसकी वजह ये थी अपना जुल्करनैन, जब पहली हेयरिंग हुई थी इसकी 27 अक्टूबर को, तो उस वक्त 2 जजेस जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन थे और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि इस केस में जो शिकायत आई हैं, जो अपना उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, उनका उन्होंने जायज़ा नहीं लिया, तो अभी नोटिस शो कॉज नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। तो 27 अक्टूबर के बाद आज आप देखें कि जो 20 नवंबर के बाद अब आज तीसरी ग़ालिबन समाअत थी, तो इन समातों के बाद तो फिर मेरे ख्याल से जो जजेस जिन्होंने कहा था कि हमने अभी जायज़ा नहीं लिया, हमने शिकायत को पढ़ा नहीं है, तो मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जो 3-2 का तनासब था वो इसमें चेंज हो गया। अब 4/1 से फैसला उनके खिलाफ आ गया और शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो एतराज़ात आए थे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात उठाए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि जो शो कॉज नोटिस दिया गया है वो वाज़ेह नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रूल्स हैं कि अगर आपने शो कॉज नोटिस जारी करना है तो उसमें आप लिखें, आप बताएं कि इल्ज़ामात क्या हैं, ताकि जिसने जवाब देना है वो उन इल्ज़ामात को पढ़ के अपना जवाब दे सके, उसको पता हो कि उसके ऊपर एलिगेशन क्या है, किस बात पे उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो उस एतराज़ का तो ये जो तफसीली आज शो कॉज नोटिस 4/1 से तनासब से किया गया है, उसमें अब तमाम चीज़ें शामिल की जाएंगी और मेरे ख्याल से कोई बहाम इस शो कॉज नोटिस में नहीं रहेगा जस्टिस नकवी साहब के लिए कि उन्होंने किन इल्ज़ामात का जवाब देना है। इसके अलावा साथ ये इमरान एक बात है कि जैसे एतराज़ात जब होते थे उमर अता बंदयाल साहब पे और दीगर पे, तो उस वक्त बड़ा एक आप समेत बहुत से लोग शोर डालते थे कि ये एतराज़ हो गया तो इनको इखलाकी तकाज़ा है कि सुनना चाहिए, कानून जो मर्जी क्या था बंदे को नहीं सुनना चाहिए। अब वो जो इखलाकियात का दर्स देने वाले कुछ साहिबान थे और वो जजेस थे, वो उन 3 के ऊपर भी एतराज़ हुआ है, तो उन्होंने क्यों नहीं वो इखलाकियात का दामन जो है ना वो थामा, जो वो दूसरों के लिए स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते थे, वो खुद अलग हो जाते, उनसे बाकी जो नीचे वाले हैं वो सुन लेते, मंसूर अली शाह साहब ऐड हो जाते और यही अफरीदी साहब ऐड हो जाते काउंसिल में। इसमें कोई ऐसा मुज़िका खेज बात तो नहीं थी? या उनके ऊपर काउंसिल को या चीफ जस्टिस को एतबार नहीं उन दोनों जजेस पे? सुल्करनैन, ये तो आपने डायरेक्ट जो है ना आपने निशाना बना के मेरे ऊपर अटैक किया, या मेरे ख्यालात जिनके साथ मिलते हैं, जिनके ख्यालात मेरे साथ या मेरे उनके साथ मिलते हैं, आपका नाम तो आपके सामने लिया ना, बाकियों का मैंने नाम किसी का नहीं लिया, क्योंकि आप मौजूद हैं इसलिए। ये महसूस करने वाली बात नहीं, मैं तो वैसे एक लाइटर नहीं, आपका नाम इस वजह से लिया क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, आप अपनी पोजीशन का दिफा कर सकते हैं, मेरे का इसलिए नहीं लिया। पोजीशन की दिफा वाली ऐसी कोई बात नहीं। छोड़ देना इसको, तफसीली बात की तकरीर ना करने, काइंडली जो आपसे पूछा उसके ऊपर बात करें। सवाल पूछो तकरीर करना शुरू कर देते हैं। पहले तो आप देखेंगे ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको इसके लिए गेस्ट नहीं मिल रहा था। अगर आप एक गेस्ट आपके हत्थे चढ़ गया, छोड़ देना गेस्ट को, गेस्ट आपके हत्थे चढ़ गया, छोड़ देना गेस्ट को। अब आप पता तकरीर और क्या पता किस तरह की बातें मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये बातें जब काजी साहब करते हैं उनको वकील नहीं मिल रहा। आप कहना चाह रहे हैं जब काजी साहब ये बातें करते हैं उनको वकील नहीं मिल रहा होता। आपको लगता है कि सवाल का जवाब नहीं चाहिए? नहीं, आप जवाब दें, आपसे जवाब देखें जी। इस तरह से अगर आप सवाल करेंगे, जरी सी बात है कि आपके प्रोग्राम की रेटिंग तो बड़ी अच्छी जाएगी, लेकिन बात यह कि आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर सवाल का जवाब चाहिए तो थोड़ा सा मौका भी दें, बोलना भी दें। सवाल के जवाब के लिए वक्त भी चाहिए होता है, ये नहीं कि आप खुद ही तकरीर करते रहें, अब इतनी सवाल करने के बाद आप खुद तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, आप जवाब भी दे दें, इतनी देर में आपने जवाब भी दे। आप सवाल जवाब देने का मौका नहीं दे रहे ना। दे दिया जवाब ये है कि चले, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है। 3 जजेस पे जो है वो एतराज उठा था ना, जिसमें काजी फैसल साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं। और उसमें खुद हवाला दिया जस्टिस नकवी साहब ने कि जब काजी फैसल साहब का जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था, तो उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे एतराज उठाया था और वो उस बेंच से उठ के चले गए थे। तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी चीज़ों को आप मद्देनजर नहीं रख रहे और आप अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को कहते हैं हाफ कुक स्टोरी आप बता रहे हैं। आप देखें कि जब काजी फैसल साहब ने एतराज उठाया तो क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखें, अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? इजाजुल एहसन साहब होंगे, उनका 6 माह का टेन्योर बढ़ जाएगा और सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो इनका चूंकि डायरेक्टली मफाद इन्वॉल्व है तो लिहाजा इनको नहीं सुनना चाहिए।
तो सरदार तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक, सुन लेना, थोड़ा सा हौसला भी करें। फिर आप जब आपने फायर किया है तो फिर उसके ऊपर जवाब भी पूरा लेना। उसी में सवाल पूछ रहा हूँ, उसी में सवाल ऐड कर रहा हूँ। एक एतराज नकवी साहब का ये भी था कि जैसे नईम अख्तर अफगान साहब हैं, उनका तो इस तरह का कोई मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि जी वो ऑडियो कमीशन सुन रहे हैं जिसने जो ऑडियो लीक्स की हकीकत है कि जी हक़ाइक़ पे मबनी है या नहीं, उन सारी चीज़ों का तयन करना है। चीफ जस्टिस साहब भी उसका हिस्सा है। और काजी फ़ाइज़ा साहब ने, सरदार तारिक साहब ने बाकायदा लेटर लिखा था इनके हवाले से कि इनका केस मुकर्रर किया जाए बंदयाल साहब को जुडिशल काउंसिल में और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, राय ली जाए। उन्होंने कहा कि ये एक प्री जुडिस पहले से माइंड बना के मेरे खिलाफ बैठे होते, इसलिए उनको नहीं सुनना चाहिए। उनका बेसिक एतराज़ तो ये था उनका। वो पहले वाले एतराज़ात की तो छोड़े, वो तो उन्होंने उठाए भी नहीं था। नकवी साहब के उसमें नहीं है ये वाला एतराज़। साहब आप ये बताएं कि जो जुडिशल कमीशन बना था ऑडियो लीक के मामले पे, क्या उसने नकवी साहब के खिलाफ कोई फैसला दिया था? नकवी साहब के खिलाफ तो नहीं दिया था, लेकिन वो तो उस केस को तो सुन रहे थे। अगर नकवी साहब के खिलाफ फैसला नहीं दिया था तो क्या हो सकता है केस सुनते हुए फैसला नकवी साहब के हक में आ जाता? आप कैसे इस बात का मतलब इजहार कर रहे हैं कि फैसला नकवी साहब के खिलाफ ही आना था? बताएं, उसने कोई फैसला नहीं दिया था। पहली प्रोसीडिंग हुई, पहली प्रोसीडिंग के बाद जो है कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया। अच्छा चले ये बताएं कि जिस तरह से आप भाग गए, आपको सवाल किया तो आप भाग गए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, फिर उसका मैं आपको जवाब दूंगा अगले सवाल के जवाब के बाद। एक सवाल सादा सा ये है कि जिस तरह से उन खातून को कहा गया था कि जी आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लिए, आप ये बताएं, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। सरकारी जो अफसरान थे उनको बुला लिया रिकॉर्ड समेत। इनके खिलाफ, नकवी साहब के खिलाफ जो था, जो सरदार साहब के खिलाफ थे, FBI को क्यों नहीं बुलाया कि जी आपका ये एक ऑर्डर है कि जिसमें आपने उनको इतना जुर्माना किया हुआ है। उनको नहीं बुला के पूछा गया कि जी ये इसकी हकीकत क्या है, इसके खिलाफ कोई अपील फाइल हुई या नहीं हुई, आपने विड्रॉ कर लिया तो क्लियर एक सारी चीज़ सामने आ जाए कि FBI ने गलत फहमी पे नोटिस किया था तो विड्रॉ हो गया। जज के ऊपर बिला वजह क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं। दूसरा ये कि नकवी साहब के खिलाफ दरखास्त गुजार जो हैं उनसे नहीं पूछा कि आपने रिकॉर्ड कहाँ से इकट्ठा किया, आपको किसने दिया, किसके कहने पे फाइल किया। ऐसी कोई बातें वो सामने नहीं आई उनके हवाले से, जो कौंसिल सामने नहीं लेके आई। तो यहाँ से नहीं आपको लगता कि कौंसिल तय करके बैठी है और ऑफ द रिकॉर्ड आपको और हमें सबको पता है कि ये किसका मसला है और ये नकवी साहब को फारिग किसने करवाना। देखें जुल्करनैन साहब, अभी जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई इनिशिएट की है, अभी जुडिशल काउंसिल ने कोई फैसला नहीं दिया। आमना मलिक साहिबा जब जुडिशल काउंसिल के इजलास में थी तो उनसे जो सवालात पूछे गए वो इसलिए पूछे गए थे क्योंकि उन्होंने अपने गालिबन जो चीज़ें हमें पता है या हमें जो ज़राए से पता चली हैं उसमें उनके कुछ जो FBI के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, आप किसी को दे नहीं सकते, कोई जाके FBI से ले नहीं सकता। सहाफ़ी अगर खबर करता है किसी के टैक्स रिटर्न्स की तो उससे आप उसका सोर्स नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर किसी और शख्स ने कंप्लेंट की है तो अदालत पूछ सकती है, या कोई फोरम है जिसने इंक्वायरी करनी है पूछ सकती है कि ये ऐसे दस्तावेजात थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि सीक्रेट थे, कॉन्फिडेंशियल थे, प्रिविलेज थे, आपने कहाँ से हासिल किए। तो उससे सवाल हो सकता है, साफ़ी से सोर्स नहीं पूछ सकते, उससे सवाल हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो कोई कानून के मुताबिक ले नहीं सकता, आपने कहाँ हासिल किए। तो आपके मकान के जो प्लॉट की पर्सनल दस्तावेजात होती है, रजिस्ट्री वगैरह, ये ली जा सकती है? वो मेरे ख्याल में निकल जाती हैं, वो ऐसा नहीं वो कोर्स के अंदर तो ये भी गए थे ना, निकल तो ये भी यही था। मैंने कहा जो प्रिविलेज है वो FBI के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप दिखा दें कि महकमा माल का जो रिकॉर्ड होता है उसमें प्रिविलेज होता है, नहीं बाकी कोई किसी के जो आप मुश्तरका खाते से जाके बहुत सारी चीजें निकलवा लेते हैं, उसमें बहुत सारे मुश्तरका खाते के जो लोग होते हैं जो उसमें उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके प्लॉट्स होते हैं, उसकी डिटेल भी आ जाती है। चलिए अब 14 दिन में जवाब मांगा गया है। अब दूसरी स्टोरी के बारे में जाते हैं, देखते हैं हम नकवी साहब ने जो पटिशन भी फाइल की हुई है, इन्हीं 3 जजेस ने जो कमेटी में बैठे हैं जिनमें से 2 पे इतराज़ भी है, उन्होंने फैसला करना है कि वो लगेगी नहीं लगेगी, कौन सा बेंच होगा। बहरहाल अब अलग जाने कौन बशर है, अब आगे ये क्या करते हैं अपने खिलाफ, ये भी देखना होगा। चलते हैं साइफर की स्टोरी पे। इमरान वसीम साहब, अब तक जो ट्रायल हुआ था साइफर का वो तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया था। अब नए सिरे से जेल प्रोसीडिंग किस तरीके से इनिशिएट करनी है वो 352 सेक्शन बड़ा वाज़ेह है, और गवर्नमेंट का इरादा हुआ तो करेगी, नहीं इरादा हुआ तो शायद ओपन ही करता रही, उनकी मर्जी है। वो और प्रोसिक्यूशन मिल के उनको क्या बेहतर लगता है वो क्या फैसला करते हैं। आज जो बेल प्रोसीडिंग्स हुई है उसका ज़रा बताएं कि क्या हुआ। वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई कह रहे हैं जी नोटिस होना ही बड़ा रिलीफ है। क्या है ये स्टोरी, क्या है वैसे? पहले तो आप ये बताएं कि साइफर केस आपने कैसे कहा बढ़ गया? वो अब तक जो ट्रायल हुआ था वो तो खत्म हो गया ना, अब दोबारा सिरे से होगा। आप बताएं ना, अब देखिए ऐसे बढ़ गया। आपने कल के फैसले के बाद मिठाई तो नहीं खाई? नहीं मिठाई मैं वैसे भी नहीं खाता होता। अच्छा इस तरह से मैं बता रहा हूँ, मीठा तो बड़े रगबत के साथ खाते हैं, तो मिठाई नहीं खाता, मीठा खाता हूँ। अच्छा इस तरह से कह रहा हूँ कि बढ़ गया। फर्दर जुर्म जो आयद हुई थी वो 0 हो गई, जो गवान 5 रिकॉर्ड हो चुके थे वो 0 हो गए, जो मजीद तलबियाँ गवान की थी वो 0 हो गई।
अब सारा प्रोसेस जीरो से करना पड़ेगा, तो अब तक जो वो तो बढ़ ही गया ना, जब दो नए सिरे से करना। तो देखिए जुल्करनैन साहब, आपको सारे सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, और कल का जो हाई कोर्ट का फैसला उस पर भी आप देखेंगे खान साहब को फायदा नहीं पहुंचा। अच्छा, पहले बेल के ऊपर आ जाए ना, एट द लॉन्ग रन जो है वो नुकसान हुआ है। मैं सारा कुछ बता देता हूँ और मुख्तसर दौरानिया में आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो साइफर केस में लकुनाज थे, एरर्स थे, सुकम थे, इसका फायदा बहुत जल्दी आपने उठा लिया। आपको जरा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम को। केस की कन्विक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ अगर हो जाती इस केस में, तो जब आप अपील लेके आते हाई कोर्ट में, तो ये पॉइंट जब आप उठाते तो आपको इतना बड़ा फायदा मिलता कि पूरी की पूरी कन्विक्शन उड़ जाती। इमरान खान साहब का इक्विटल जो है वह ऐसे होता कि जैसे पत्थर पे लकीर है। यानी अब जो एरेस्ट थे इस ट्रायल के दौरान जो नजर अपेरेंटली आ रहे थे, वो आपने उसकी दुरुस्तगी खुद जाके करवा ली कि इन चीजों को दुरुस्त कर लें। अब प्रोसिक्यूशन उन चीजों को दुरुस्त कर लेगी जिस बात पे आप चैलेंज कर सके, बड़ा रिलीफ ले सकते थे, अब वो चीज आपके हाथ से निकल गई है। अब आपने कन्विक्शन के बाद सिर्फ यही साबित करना है कि केस हमारे खिलाफ बदनीयती पे बनाया गया है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो इमरान खान साहब के वकील ने आज एक एतराफ तो कर लिया, जो बार बार इनके वकला मीडिया पे आके कहते हैं कि जनाब साइफर का केस ही बेबुनियाद है, ये तो केस ही नहीं बनता। आज सलमान सफदर साहब ने पहले तो कहा कि केस बनता नहीं, फिर जज साहब ने कहा कि आप अपने ग्राउंड बता दें, जमानत आपको कैसे दें, तो ग्राउंड बताते उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि 2 साल का केस तो इमरान खान के खिलाफ बनता है, और 2 साल से जो सजा है ये तो वो उसका केस जो है वो काबिल ज़मानत है। ये मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है, आपने मेरे साथ वहां पे रिपोर्ट किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 साल के 2 साल का फेंस बनता है, 2 साल से ज्यादा का सजा का केस नहीं, तो 2 साल की जो सजा है वो काबिल ज़मानत है। ऐसे तो काजी फाइज ईसा साहब ने भी आज कहा है कि परवेज मुशर्रफ का फैसला तो गैर आईनी था, वो उन्होंने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। वो काजी साहब ने भी जो बात कही कि जी परवेज मुशर्रफ का केस फैसला अगर टोटली गैर आईनी था तो फिर भी आपको मुतलका फोरम पे जाना चाहिए था। क्या इसकी इतनी बात को ले लें कि जी वो गैर आईनी उन्होंने फैसला करार दे दिया? ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगर आप कहते भी हैं कि केस बनता, उन्होंने तो ये भी कहा कि डी क्लासीफाई हो चुका है, डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर तो केस ही नहीं बन सकता, उनके ये भी तो दलाइल थे। अब बाकी वो उन्होंने उस एंगल में कहा जिसको आप इतराफ़ जुर्म करा रहे हैं, चले वो एक यूट्यूब पे थंबनेल अच्छा भी की जाता है, लेकिन जो सरदार तारिक साहब ने अच्छा थंबनेल के साइफर का केस नहीं वो आप बना चुके हैं। अच्छा ये बताएं, सरदार तारिक साहब ने जो सवाल किया था आज, बल्कि ऑब्जर्वेशन दी कि जो कोड्स हैं साइफर के, ये तो मतलब मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कोड्स हैं तब्दील होते रहते हैं, बाज़ औक़ात तो एक हफ्ते में भी चेंज हो जाता है, और इसको आप किस तरह नज़र से देखते हैं? वैसे तो ये कोडेड साइफर था ही नहीं, ये तो एक कॉपी थी जो ट्रांसलेट करके डीकोड करके बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें कोई साइफर के कोड तो चेयरमैन पीटीआई ने पब्लिक नहीं किए। और दूसरा, जो साइफर की कॉपी गुम हुई है उस पर भी आज याया फरीदी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि साइफर गुम होना कोई जुर्म नहीं, जुर्म जो इल्जामात लगाएंगे, बल्कि उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि अभी तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है हो सकता है गलत हो, जो इल्जामात लगाए गए हैं वो तो महज इल्जामात हैं, अभी तो साबित इन इल्जामात को प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, तो अभी तो एक केस है। बाकी जहां तक जमानत की बात है तो जमानत की दरखास्त के ऊपर आज अदालत ने नोटिस कर दिया है। लेकिन इसमें जुल्करनैन ने एक और बात भी, अगर हम लीगल पॉइंट के ऊपर इसको देखें, आम तौर पे ये होता है कि जब किसी केस का ट्रायल शुरू हो जाता है, अभी तो तमाम ट्रायल खत्म कर दिया है, फर्द जुर्म की कार्रवाई को खत्म कर दिया है, गवाहों के बयानात जो रिकॉर्ड हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन बात यह है कि अब अगली तारीख किसी को नहीं पता। 23 नवंबर है, 23 नवंबर है, चले 23 नवंबर कर लें। ट्रायल कोर्ट में 23 नवंबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख का नहीं पता। 23 नवंबर को जज साहब अगर फर्द जुर्म पढ़ देते हैं दोबारा से, या फर्द जुर्म की तारीख दे देते हैं, समार की डेट दे देते हैं, 27 को, समार को क्या डेट बनेगी आप निकालें, गालिबन 27 अक्टूबर बने, 27 नवंबर बनेगी। 27 नवंबर को अगर चार्जशीट हो जाते हैं और 28 या 29 नवंबर को 2-3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत की दरखास्त की डेट आती है तो नॉर्मली प्रोसीजर तो यह है कि ट्रायल शुरू हो चुका है, अदालत को बताएंगे कि ट्रायल शुरू हो चुका है, मुल्जमान को चार्जशीट कर दिया है, इंडाइटमेंट हो चुकी है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो अदालतें फिर ये कहती हैं कि चूंकि ट्रायल शुरू हो चुका है तो फिर हम ये डायरेक्शन कर देते हैं कि 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में केस को डिसाइड करते हैं। तो जमानत इस केस में बज़ाहिर अगर इस तरीके से चीजें चली तो फिर जमानत इसमें भी नजर नहीं आ रही। अच्छा चलें, आखिरी 1 लाइन क्वेश्चन है, आपने दोनों का 1 लाइन में आंसर देना है, ज़्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं अपनी मर्जी से करूँगा भाई। अच्छा नहीं, टाइम कम है। चीज़ सिर्फ इतना, सवाल सिर्फ इतना है कि जस्टिस मुजाहिद नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो, और जो साइफर केस है, बुनियादी केस, क्या आपको लगता है ये दोनों बदनीति की बुनियाद पर है? कैसे बदनीति की बुनियाद? हाँ, ये ना बाकी बात छोड़ दें, सब अपना यस या नो में आर्गुमेंट कर दें कि ये है या नहीं है। मेरे ख्याल से अगर चेयरमैन पीटीआई की बात करें उसमें तो हम बदनीति नहीं कह सकते। जहां तक जज साहब का मामला, उनके पास मेरे ख्याल से उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपना
अगर इनोसेंट हैं तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, नहीं कि आपके मुताबिक बदनीति नहीं है दोनों। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह देखते रहिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद आपको मजीद जो अपडेट्स हैं उनसे भी आगाह करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।